हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है एंड हेयर इज़ द पार्ट 2 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। सो आज हम लोग जून 2007 एंड दिसंबर 2007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टार्ट करने के पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। ओके, और इसकी PDF आई विल बी प्रोवाइडिंग इन माय टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ जाके आप बाद में क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने अगर लाइव नहीं देखा है, जो वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, वो वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं। जून 2007 का पहला क्वेश्चन है, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एंड इफेक्ट, सी कीवर्ड्स यहाँ दिया हुआ है, ट्रेस एंड इफेक्ट, इज नोन एज सर्वे रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल और समेटिव रिसर्च। पहला तो समेटिव रिसर्च कुछ नहीं होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें कह रहा है कि ऐसी स्टडी जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया, एक तरह का इफेक्ट को फाइंड आउट किया है। ट्रेस एंड इफेक्ट मीन्स इफेक्ट को फाइंड आउट किया है कि इसका क्या असर पड़ा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम एक्स पोस्ट फैक्टो करेंगे, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो का कीवर्ड हमें पता है आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट और आफ्टर इफेक्ट हम बोल सकते हैं। सो इफेक्ट वर्ड ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, इससे आप पकड़ लोगे कि कौन सा रिसर्च होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसमें किसी फिनोमेना के होने के बाद का इफेक्ट हम देखते हैं। कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद हम आगे की रिसर्च करते हैं उस पर, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू synthesize new ideas, evaluate the existing material concerning research, expound new principles or study the existing literature regarding various topics. So इसका आंसर होगा डेफिनेटली expound new principle, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च हो, प्योर रिसर्च हो, बेसिक रिसर्च हो, तीनों एक होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड करते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, इसमें थ्योरी को बनाते हैं और प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं। ओके, दैट इज एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स। और टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने अच्छे से कराया है, 30-31 अप्रॉक्स टाइप्स ऑफ रिसर्च थे, तो आप वो सारे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट shows vast knowledge of the researcher, helps those interested in further research, has no relevance to research, या all of the above। सी बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये मेनली कब काम आता है, उन लोगों के लिए जिनको आगे और रिसर्च करनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। सी बिब्लियोग्राफी क्या होता है ना, वैसे सारे सोर्सेस जो हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में, चाहे प्राइमरी डेटा हो, सेकेंडरी डेटा के थ्रू हो, टर्शरी डेटा के थ्रू हो, वो सारे सोर्सेज जो हम अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं उनको मेंशन करते हैं, तो वो क्या हो गया, बिब्लियोग्राफी। और एक और होता है इसमें रेफरेंसेस। रेफरेंसेस ये मैंने एक वीडियो में और समझाया है, डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कॉन्सेप्ट। सी रेफरेंसेस क्या होता है, इनमें हम सिर्फ उन्हीं सोर्सेस को कंसिडर करते हैं जो एक्चुअल में हमने लिए हैं। ओके, बट बिब्लियोग्राफी में जिनकी मदद हमने जिनका हेल्प हमने लिया है, वो सारे के सारे हम कंसिडर करते हैं, चाहे उनसे मेरे को प्रॉपर हेल्प मिली हो या ना मिली हो, लेकिन फिर भी हमने अगर उनको देखा भी है, उनको अगर कंसल्ट किया भी है, तो भी उनको हम मेंशन करेंगे अपने बिब्लियोग्राफी में। बट रेफरेंसेस में जिनकी एक्चुअल में हमने हेल्प ली है, वैसे सोर्सेज जिनसे सच में मेरे को डेटा कलेक्ट करने में हेल्प हुआ है, तो हम सिर्फ उन्हीं को मेंशन करेंगे, बट बिब्लियोग्राफी में सारे को मेंशन करेंगे। ओके, सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इसका आंसर होगा हमारा हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन
further research. Next, a research problem is feasible only when, feasible मतलब होता है useful. रिसर्च प्रॉब्लम कब यूजफुल होती है? इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, इट इज़ रिसर्चेबल, इट इज़ न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज, या ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन इसका होगा कब फीसिबल होता है, कब यूजफुल होता है, जब वो नया हो और उसमें किसी तरह का नॉलेज को ऐड ऑन कर सके. अब हमने रिसर्च किया तो मेरा रिसर्च तभी अच्छा माना जाएगा जब उस रिसर्च को कोई और आगे जो भी कैरी ऑन करेगा तो उसमें और नॉलेज ऐड ऑन कर पाए, ऐसा मेरा रिसर्च होना चाहिए. तो इसलिए इट इज़ न्यू एंड ऐड समथिंग टू द नॉलेज. सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट, सर्किल ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो. सर्किल ग्राफ्स जो हम यूज़ करते हैं देखा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट्स जो आते हैं, वो क्या हुआ, वो एक तरह का सर्किल ग्राफ ही हुआ ना आपका. तो किस लिए यूज़ होता है, वो क्या दर्शाते हैं? हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल, हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू होल, हाउ वन पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट, और हाउ वन पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट्स. सो सी आपका सर्किल ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ पाई चार्ट जैसा, जिसमें ये सेक्शन मान लीजिए ये सेक्शन किसी ए को डिनोट कर रहा है, ये बी को कर रहा है, ये सी को कर रहा है, ये डी को कर रहा है. लाइक दिस पाई चार्ट्स आपने देखा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में. तो सर्किल ग्राफ्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ वेरियस सेक्शंस आर शेयर इन द होल, कि जो भी सेक्शंस है, ये जैसे सेक्शन है, ये कैसे एक होल में रिलेट कर रहे, कैसे एक होल में सारे के सारे शेयर कर रहे हैं. तो इसका आंसर होगा हाउ वेरियस सेक्शन शेयर इन द होल. ये एक पूरा होल है, सर्किल पूरा होल है, और इसमें अलग अलग अंदर में कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है, ठीक है, कितने सेक्शंस में ये डिवाइड है, तो ये दर्शाता है. यहाँ से दिसंबर 2007 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट. कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे, या बेस्ट कौन सी टेक्निक फॉलो करना होगा जब मेरी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, फाइनाइट है. फाइनाइट है मीन्स कि इसका एक एंड है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नहीं है, कहीं ना कहीं ये जाके रुकेगा, ठीक है. तो एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, और नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, क्योंकि सिस्टमैटिक क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस में चलता है. लाइक अगर हम 1956 का डेटा ले रहे हैं तो एवरी मान लो 10th टर्म होगा तो 1966 का लेंगे, फिर 1976 का लेंगे, ऐसे करते करते 2016 तक का लेंगे, क्योंकि 2026 तो अभी आया नहीं है. तो उसका क्या है, एक फाइनाइट है, एक लिमिटेड नंबर है कि हम यहाँ तक ले सकते हैं डेटा. इस वजह से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक होगा. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एवरी nth टर्म हम लेते हैं. ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, authenticity of a research findings is its originality, validity, objectivity, all of the above. डेफिनेटली सारे के सारे ओरिजिनल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी भी उसमें होनी चाहिए, किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑथेंटिक कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, conceptual research, replication of research, और survey of literature. So we have already studied कि experimental study क्या होता है. उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और उनका इफेक्ट हम देखते हैं. सो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं. सो इसलिए इसका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स. Next, generalized conclusion on the basis of a sample is technically known as. See, इसमें क्या कह रहा है कि जो भी हम conclusion derive करेंगे उसको अगर हम generalize करेंगे किस basis पे, sample के basis पे, तो वो technique क्या कहलाएगा. Suppose for example
ये मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन में से हम क्या निकालते हैं, एक छोटा पार्ट निकालते हैं, ठीक है। ये छोटा पार्ट मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेट, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज सैम्पल। तो पॉपुलेशन में से हमने एक छोटा सा पार्ट निकाला और वो पार्ट क्या होगा, मेरा सैम्पल। वो सैम्पल क्या करेगा, मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। सैम्पल के बेसिस पे अगर हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं और उसी कंक्लूजन को जनरलाइज करते हैं तो वो टेक्निक क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। बट इफ़ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ये रहता जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम अपने कंक्लूजन को जनरलाइज करते तो वो टेक्निक क्या कहलाता, वो टेक्निक कहलाता मेरा पैरामीटर इन्फरेंस। ओके, याद रखना, अगर सैम्पल के बेसिस पे हम कंक्लूजन डिराइव करके जनरलाइज कर रहे हैं देन दैट टेक्निक इज नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। बट इफ द सेम टेक्निक इज यूज्ड on the basis of population for generalizing conclusion then that technique is known as parameter inference. Okay, hope so ये concept आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की ये शॉर्ट वीडियो रही, इसमें हमने जून एंड दिसंबर 2007 के क्वेश्चंस डिस्कस किए। होप सो ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, आगे भी ऐसी वीडियोस आती जाएंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, और पसंद आए वीडियो तो आगे भी शेयर करिए। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।